दोस्तों हाल ही में मैंने सिंधूरम नाम की एक थ्रिलर ड्रामा मूवी देखी है जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है श्याम तुमालापाले जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6.5 आउट ऑफ 10। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये कहानी है दादागिरी दिखाने वाले जमींदारों की और अपने हक के लिए लड़ने वाले किसानों की। जब एक महिला सरकारी ऑफिसर इस गांव में आकर किसानों को न्याय दिलाने का काम करती है तो सभी जमींदारों के धंधे बंद होने लगते हैं। लेकिन इसी गांव के जंगल में कुछ नक्सलवादी लोग भी रहते हैं जो किसानों के हक में काम करते हैं। तो जब नक्सलवादियों और गांव के जमींदारों के बीच में जंग छिड़ जाएगी तो क्या क्या हंगामा होगा, कितने लोग मारे जाएंगे और क्या किसानों को न्याय मिलेगा, यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में। इस मूवी में आपको एक शानदार लव स्टोरी भी देखने के लिए मिल जाएगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें रामगिरी जंगल के पास बसे हुए रामनगर गांव को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर क्रिकेट का सीजन चल रहा होता है, इसलिए केबल वाला हर घर में जाकर उनका केबल ठीक कर रहा होता है। अब इतने में हम देखते हैं जीप से त्यागी नाम का एक बंदा दुकान के पास आकर चाय पीने के लिए रुकता है। जब शबीर नाम का केबल वाला उसे देखता है तो वह छुपके से फोन बूथ के पास जाकर पुलिस को बताता है कि त्यागी गांव में आ चुका है, आप जल्दी यहाँ पर आ जाइए। तो पुलिस भी उसे जल्दी से पकड़ने के लिए गांव में पहुंच जाती है। यहाँ पर हम त्यागी को देखते हैं जो गांव के लोगों से कुछ बातचीत कर रहा होता है और उनके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक इंस्पेक्टर गिरिधर और उसकी टीम त्यागी को पकड़ लेती है। त्यागी कहने लगता है कि सर आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं समाज का एक सेवक हूँ। लेकिन पुलिस वाले उसकी कोई भी बात नहीं मानते और उसे पकड़कर थाने ले जाने लगते हैं। अब ये लोग जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं तो गाड़ी को बीच रास्ते में रोककर त्यागी को पेड़ से बांधकर उससे पूछताछ करने वाले थे। लेकिन त्यागी उन लोगों को धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करता है। भागते वक्त वो किसी से टकरा कर गिर जाता है और तभी उसे वहां पर एक गिरा हुआ हथियार मिलता है। पुलिस वाले जब उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो कहता है कि मैं तुम लोगों के हाथ नहीं लगूंगा, मेरा जीवन सिर्फ सिंघम भाई के लिए है। ऐसा कहकर वो खुद का गला काट कर अपनी जान दे देता है। खैर अब उसके 2 दिन बाद हम शबीर केबल वाले को देखते हैं। उसके पास 2 लड़के आते हैं और उसे कहते हैं कि शबीर भाई आज मैच का लास्ट दिन है, इसलिए हमें कैसे भी करके आज मैच देखनी है, लेकिन हमारे यहाँ का केबल खराब हो गया है, प्लीज आप थोड़ा चलकर देखिए ना। शबीर कहता है कि आज नहीं, आज मुझे बहुत काम है। लेकिन अब वो लड़के उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं, इसलिए वो उनके साथ चलने के लिए मान जाता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि शबीर को बहुत ज्यादा मारा पीटा जाता है और जंगल में एक पेड़ से बांध दिया जाता है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है सिंघम भाई और उसकी गैंग की। दरअसल दोस्तों ये लोग खुद को कॉमरेड समझते हैं जो जंगल में रहकर गांव के किसानों की और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। अब दोस्तों त्यागी नाम का बंदा जो मरा था वो इन्हीं लोगों का आदमी था और उसकी खबर शबीर ने पुलिस को बता दी थी, इसलिए सिंघम ने शबीर को पकड़कर यहाँ पर लाया था। अब सिंघम शबीर का गला काट कर उसे मार देता है और उसके अगले ही दिन हम शबीर की लाश को पुलिस स्टेशन के बाहर टंगा हुआ देखते हैं। ये सब कुछ देखकर पुलिस वाले घबरा जाते हैं और यहाँ पर उन्हें एक चिट्ठी भी मिलती है जिसके अंदर नक्सलवादियों ने लिखा होता है कि नोटों पर बिकने वाले पुलिस वालों, तुम लोग क्रांतिकारों को नहीं रोक सकते, अगर हमारे आदमियों के साथ गलत होगा तो हम गलत करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। और ये पढ़कर इंस्पेक्टर गिरिधर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हमें गांव के 3 जमींदारों को दिखाया जाता है, चन्ना रेड्डी, शेष रेड्डी और ईश्वर रेड्डी। ये लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि खेत में काम करने वाले किसानों ने अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग की है, लेकिन ये जमींदार उनकी मजदूरी नहीं बढ़ाना चाहते। किसानों की मांग थी कि उनकी आमदनी 50 रुपए से बढ़ाई जाए, लेकिन ये जमींदार सिर्फ 10 से 20 रुपए आमदनी बढ़ाना चाहते थे। इसलिए अब ये लोग इस मामले को मिटाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्टर गिरिधर जमींदारों की बात सुनकर उन्हें कहता है कि अगर आप लोग दूसरे गांव से मजदूरों को यहाँ पर लेकर आएंगे तो यहाँ के लोग भड़क जाएंगे, जिससे कि गांव में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। ईश्वर रेड्डी कहता है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अगर वो लोग जैसा कहते हैं हम उसी तरह से 50 रुपए दिहाड़ी बढ़ाकर देंगे तो उनकी तो मांगे और भी ज्यादा बढ़ने लगेंगी और हर बार हमें उनके सामने झुकना होगा। इस तरह से वो अगले साल भी पैसे बढ़ाने की मांग करेंगे। अब इंस्पेक्टर गिरिधर किसानों के लीडर नरसिम्हा भाई को यहाँ पर बुलाता है और उसे कहता है कि आपको 50 रुपए मजदूरी बढ़ाकर मिलेगी, लेकिन अगले साल आप ऐसी मांग नहीं कर सकते, बोलिए क्या आप इस बात से सहमत है। नरसिम्हा भाई कहता है कि हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए हर साल हमारे पगार भी बढ़नी चाहिए ना। इन जमींदार लोगों ने हमारे ही जमीन हड़प कर हमारे ही जमीन में हमें मजदूरों की तरह काम करवा कर हमसे पैसे कमा रहे हैं, और जब हमारे पगार बढ़ाने की बात आती है तो इन लोगों को दिक्कत होती है। वो कोई नहीं, हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो हम काम नहीं करेंगे और इस साल आई फसल वैसे की वैसे रहेगी। इस तरह से दोस्तों ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है जिसका कोई भी फैसला नहीं आता। यहाँ इस तरफ हम गांव के खेतों को देखते हैं जो वैसे की वैसे थे, जिन्हें चिड़िया और बाकी के जानवर खाने की वजह से खेती का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। लेकिन यहाँ पर कोई भी फसल काटने के लिए तैयार नहीं था।
अब उसके बाद रात को हम रवि नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि नक्सलवादी लोगों को खबरें पहुंचाता है। वो उन्हें आज पुलिस स्टेशन में जो घटना हुई थी उसके बारे में बताता है। तो सिंघम उसे कहता है कि अगर जमींदार लोग किसानों की मांगे पूरी नहीं करेंगे तब तक किसानों को अपनी ही बात पर अड़िग रहना होगा, हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। अब उसके बाद रवि सिंघम से पूछता है कि आप इतनी देर रात तक कैसे जाग सकते हो। सिंघम कहता है कि हम कॉमरेड लोगों की जिंदगी आसान नहीं होती, हमें हमेशा ही सतर्क रहना पड़ता है, समय समय पर जगह बदलनी पड़ती है। इस तरह से क्रांतिकारियों की जिंदगी जैसा लोग सोचते हैं उतनी आसान नहीं होती। खैर, अब उसके अगले दिन हम ईश्वर रेड्डी की बहन शीर्षा को देखते हैं जो कि शहर से पढ़ाई करके गांव आ रही होती है और रास्ते में वो ड्राइवर से पूछती है कि ये अभी तक फसल क्यों नहीं कटी है। ड्राइवर बताता है कि गांव के लोग दिहाड़ी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और जमींदारों ने उनकी बात मानने से मना कर दिया है, इसलिए ये पूरे के पूरे खेत वैसे के वैसे ही है। अब दोस्तों, घर पर आने के बाद ईश्वर अपनी बहन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो बहुत ही प्यार से अपनी बहन को पूछता है, बताओ बहन तुम क्या पियोगी। शीर्षा कहती है कि मुझे कॉफी पीने का मन कर रहा है। अब कॉफी तो उनके गांव के एक ही होटल में मिलती है, तो ड्राइवर शीर्षा को वहां पर ले जाता है। इस होटल की कॉफी पीने के बाद शीर्षा को उसकी टेस्ट कहीं जानी पहचानी से लगती है, इसलिए वो कॉफी बनाने वाले को बुलाती है। और दोस्तों, ये और कोई नहीं बल्कि रवि होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रवि और शीर्षा ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, इन दोनों ने शहर में एक ही कॉलेज में पढ़ाई की थी। शीर्षा उससे पूछती है कि रवि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रवि कहता है कि मैं यहीं पर रहता हूँ और ये होटल मेरा ही है। अब ये लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक होटल में एक आदमी बेहोश होकर गिर जाता है। शीर्षा और रवि तुरंत उसे गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब रवि के हाथ में जो पेपर होते हैं उसे देखकर शीर्षा उससे पूछती है कि रवि ये पेपर्स किसके हैं। रवि बताता है कि यह आदमी पिछले एक साल से एमआर ऑफिस के चक्कर काट रहा है। इसने अपनी जमीन गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार के तौर पर लिए थे, लेकिन ये अपने पैसे टाइम पर लौटा नहीं पाया, तो दूसरे जमींदार ने एमआर ऑफिस में रिश्वत देकर उसकी ये जमीन खरीद ली और इस आदमी को अब अपनी जमीन वापस नहीं मिल रही है। वो सारे के सारे करप्ट लोग हैं, उन्हें तो जान से मार देना चाहिए। शीर्षा कहती है कि रवि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। अगर ड्राइंग बनाते वक्त वो खराब हो जाए तो हम उसे रफ करके दोबारा से बनाते हैं, ना कि उस कागज को ही फाड़ देते हैं। अगर ऐसे ही हम लोगों को मारते रहे तो यहाँ पर सिर्फ लाशें ही बचेगी। फिर शीर्षा उस कागजात को देखती है और रवि को एमआरओ ऑफिस लेकर चलने के लिए कहती है। अब ऑफिस पहुंचने के बाद वो वहां पर काम करने वाले एक आदमी से पूछती है कि इस पेपर का मामला कहां तक पहुंचा है। तो वो कर्मचारी बताता है कि ये तो डिस्प्यूट लैंड का मामला है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। तब शीर्षा उसे एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हारे ही लापरवाही की वजह से एक आदमी की आज जान चली गई। फिर शीर्षा तुरंत ही कलेक्टर को कॉल करती है और यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताती है। तो यहाँ पर उसे कलेक्टर से ये मामला पूरी तरीके से हैंडल करने के राइट्स मिल जाते हैं, इसलिए वो तुरंत ही इस आदमी को काम से ही निकाल देती है। तो वहाँ पर काम करने वाला एक और आदमी पूछता है कि मैडम आप कौन हैं? शीर्षा बताती है कि इस गांव की नई एमआरओ। फिर वह ऑफिस के बाहर आकर गांव के लोगों से कहती है कि दिन भर मजदूरी करने से ही आपका पेट भरता है, इसलिए आपको हर रोज यहाँ पर आकर चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप हफ्ते के आखिरी दिन यहाँ पर आकर अपना काम करके जा सकते हैं। इस तरह से शीर्षा गांव के लोगों की मदद करती है और ये सब कुछ देखकर रवि बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि कोई तो आ गया है जो गांव के लोगों की बातें सुन रहा है। खैर, अब रात हो जाने के बाद हम ईश्वर रेड्डी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ईश्वर रेड्डी अपने बहन शीर्षा से कहता है कि बेटा आते ही तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम संभाल लिया, लेकिन तुमने आज जिस आदमी को काम से निकाला है वो आदमी मेरे पास मदद मांगने के लिए आया है। शीर्षा कहती है कि भाई उसकी लापरवाही की वजह से ही आज मेरे सामने ही एक आदमी की मौत हो गई। ऐसे लोगों की लापरवाही की वजह से ही गांव के लोग नक्सलवादियों से मदद मांग रहे हैं। अगर हमें नक्सलवादियों को रोकना है तो गांव के लोगों को भरोसा दिलाना होगा कि हम उनकी मदद कर सकते हैं। पुलिस उनकी हर समस्या को हल करेगी, ये विश्वास हमें गांव के लोगों को दिलाना होगा, वरना गांव के लोग नक्सलवादी लोगों के पास जाएंगे और यहाँ पर मारपीट लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए भैया आप मुझे मेरा काम अपने तरीके से करने दीजिए। तो ईश्वर यहाँ पर उसे कुछ नहीं कहता और ठीक ऐसा कहकर चला जाता है। अब उसके अगले दिन शीर्षा गांव के लोगों के पास जाकर उनसे मिलती है, उनकी समस्या के बारे में पूछती है। तो रवि उसे बताता है कि लगभग सभी गांव वालों की समस्या एक ही है। गांव के सभी लोगों की जमीन साहूकार लोगों ने हड़प ली है और बेचारे ये किसान अपने ही खेत में मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। तो शीर्षा सभी जमींदारों की एक मीटिंग बुलाती है। इसलिए उसके अगले दिन गाँव के सभी लोग और जमींदार एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पर शीर्षा जमींदारों को डांट लगाती है, कहती है कि आप लोगों ने किसानों को फंसाकर उनसे उनकी जमीन हड़प ली है, इसलिए आपको उनकी जमीन वापस लौटानी होगी, वरना मुझे मजबूर होकर कानून कैसे काम करता है ये आपको दिखाना होगा। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत विरोध होने के बाद फैसला किसानों की तरफ ही जाता है और यहाँ पर सभी जमींदार किसानों को उनकी जमीन वापस देने का फैसला करते हैं। ये खबर सुनने के बाद किसान लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं कि शीर्षा और रवि की मुलाकातें और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। उनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। शीर्षा अपना काम करते हुए गांव के लोगों के साथ घुल मिल जाती है और ये सब रवि को बहुत ही अच्छा लगता है। अब ऐसे एक दिन रात को रवि सिंगम भाई से मिलने के लिए जाता है और वो उसे बताता है कि गांव में शीर्षा रेड्डी नाम की एक नई एमआरओ आई है और उसने आते ही किसानों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने किसानों के बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है भाई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिंघम को शक हो जाता है। वो उसे कहता है कि रवि, वो नई एमआरओ लड़की कितनी भी अच्छी हो लेकिन है तो ईश्वर रेड्डी की बहन ना। मुझे लगता है कि आगे आने वाले इलेक्शन के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। वो लोग गांव के लोगों की मदद इसलिए कर रहे हैं ताकि इलेक्शन में उनके वोट हासिल कर सके। गांव के लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सच में दोस्तों गांव में इलेक्शन का माहौल शुरू हो जाता है, जहां पर ईश्वर रेड्डी चुनाव के लिए खड़ा हो जाता है और सभी खास नेता उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अब ईश्वर रेड्डी के अपोजिशन में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वही इस इलेक्शन को जीतेगा। लेकिन यहाँ पर सिंघम भाई सोचता है कि अगर सारी पावर ईश्वर रेड्डी को मिल गई तो इलेक्शन के बाद वो लोगों की कोई भी बात नहीं सुनेगा और लोगों के ऊपर ही जुल्म करके उनका फायदा उठाएगा। इसलिए वो नरसिम्हा भाई को ईश्वर के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा होने के लिए कहता है। अब रवि यही बात जाकर नरसिम्हा भाई को बताता है और नरसिम्हा भाई भी इस इलेक्शन में खड़ा होने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद गांव में बहुत ही जोरों शोरों से इलेक्शन का प्रचार शुरू हो जाता है। ईश्वर रेड्डी और नरसिम्हा वोट मांगने के लिए अपनी अपनी तरफ से तैयारी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने का वादा करते हैं और यहाँ शिवा रेड्डी के कुछ लोग पैसे भी बांटते हैं। अब इसी दौरान ईश्वर रेड्डी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके अपोजिशन में नरसिम्हा भाई खड़ा हो गया था। अब उसके अगले दिन नरसिम्हा भाई दूध लेने के लिए एक जगह पर आता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कुछ लोग आकर उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं। हथियार से वार करने की वजह से नरसिम्हा भाई बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी वहाँ पर रवि आता है और उन लोगों से फाइटिंग करता है और मार खाने के बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नरसिम्हा भाई बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और इस घटना की वजह से रवि बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब उसके बाद इंस्पेक्टर गिरिधर ईश्वर रेड्डी के पास आकर कहता है कि सर, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपके खिलाफ इलेक्शन में खड़े होने वाले नरसिम्हा भाई मर गए हैं। ईश्वर रेड्डी कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत है तो ही तुम मुझे बताओ, वरना आप यहाँ से जा सकते हो। अब सबूत न होने की वजह से इंस्पेक्टर को वहाँ से जाना पड़ता है। गांव के लोगों को भी यही लगने लगता है कि ईश्वर रेड्डी ने ही नरसिम्हा को मारा है। तो अब रात को शीर्षा अपने भाई से कहती है कि भाई, आपने ऐसा क्यों किया? ईश्वर रेड्डी कहता है कि बहन, तुम भी गाँव वालों की बातों में आ गई और तुम अपने भाई पर ही शक कर रही हो। शीर्षा कहती है कि भैया, कल रात मैंने आपको 2 आदमियों को पैसे देते हुए देखा था। इस पर ईश्वर कहता है कि वो कुछ अलग बात थी बेटा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास करना है तो करो, नहीं तो एक दिन सच सबके सामने आ ही जाएगा कि मैंने नरसिम्हा को नहीं मारा है। अब इसके अगले दिन यहाँ जंगल में नक्सलवादी लोग नरसिम्हा के जाने की वजह से प्रार्थना करने लगते हैं। उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हम नरसिम्हा भाई का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो सिंघम कहता है कि अगर वो लोग हमें डराना चाहते हैं तो उनसे ज्यादा खतरनाक तरीके से हम उन्हें डरा सकते हैं। अब इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ईश्वर रेड्डी अपने गोदाम में कुछ काम कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कुछ लोग गन लेकर आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ इस तरफ शीर्षा, उसके ताऊजी और पुलिस इंस्पेक्टर और गांव के लोग ईश्वर रेड्डी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बताता है कि गाँव के बाहर ईश्वर रेड्डी बहुत ही बुरी हालत में पाया गया है। अब जब ये सभी लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो ईश्वर रेड्डी की मौत हो चुकी थी। किसी ने उसे जान से मार दिया था। शीर्षा अपने भाई ईश्वर को खोकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब उसके बाद दोस्तों हमें 15 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। शीर्षा के ताऊजी उसके घर पर आते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे भाई ईश्वर का इलेक्शन जीतने का बहुत बड़ा सपना था। अब तुम्हें ही उसकी पोजीशन लेनी होगी। तुम्हें ही इस इलेक्शन में खड़ा होकर अपने भाई का सपना पूरा करना होगा। ये लो, इस फॉर्म पर साइन कर दो। शीर्षा कहती है कि इस दुख बड़ी घड़ी में मैं इलेक्शन कैसे लड़ सकती हूँ। ताऊजी कहता है कि इन हालातों को हमें संभालना होगा बेटा। सत्ता में रहकर ही लोगों का भला किया जा सकता है। और अब दोस्तों लोगों की मदद करने खातिर शीर्षा इलेक्शन में खड़ी हो जाती है, लेकिन उसके अगले ही दिन ये खबर नक्सलवादियों को पता चल जाती है। यहाँ पर सिंघम रवि से कहता है कि अगर शीर्षा इलेक्शन में खड़ी हो गई तो हम ये इलेक्शन नहीं कर सकते। इस इलेक्शन में हमारा कोई भी आदमी नहीं जीतेगा, इसलिए हमें शीर्षा को किडनैप करना होगा। अगर सत्ता में रेड्डी के ही पक्ष का कोई भी व्यक्ति होगा तो फिर किसानों की हार हो जाएगी और वो लोग अपने मुताबिक ही लोगों के ऊपर अन्याय करेंगे। रवि, तुम शीर्षा को अच्छी तरीके से जानते हो और वो सबसे ज्यादा विश्वास तुम पर ही करती है, इसलिए तुम्हें उसे किडनैप करने में हमारी मदद करनी होगी। अब उसके बाद हम रवि को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। दरअसल दोस्तों वो शीर्षा को पसंद करने लगा था
और अब वो यहाँ पर शीर्षा को किडनैप करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे सिंघम का कहना मानना ही पड़ता है। वो रात के वक्त शीर्षा के घर पर जाता है, जहाँ पर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी लगाई गई थी। अब रवि तो शीर्षा के जान पहचान का ही व्यक्ति था, इसलिए वो आराम से घर के अंदर चला जाता है। फिर वो यहाँ पर शीर्षा से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाता हूँ, लेकिन वो उस कॉफी में बेहोशी की दवा मिला देता है। अब शीर्षा बेहोश हो जाती है तो वो उसे उठाकर पिछले रास्ते से बाहर आ जाता है, जहाँ नक्सलवादियों की गाड़ी खड़ी थी। वो उसे गाड़ी के अंदर डालता है और खुद फिर से उस रूम में जाकर बेहोश होने का नाटक करता है। यहाँ घर के बाहर पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए नक्सलवादियों की गाड़ी गुजरने लगती है और इसी हड़बड़ाहट के माहौल में शीर्षा को किडनैप कर लिया जाता है, लेकिन किसी को भी रवि के ऊपर शक नहीं होता। अब दोस्तों उसके अगले दिन हम देखते हैं शीर्षा को एक पेड़ से बांध दिया गया था। सिंघम और उसके दोस्त वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि शीर्षा तुम ये चुनाव नहीं लड़ सकती, तुम्हें अपने प्रस्ताव को वापस लेना होगा। अब सिंघम ये काम रवि के ऊपर सौंप देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर रवि शीर्षा को उस फॉर्म पर साइन करने के लिए कहता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगी। अब शीर्षा रवि को देखकर उसे कहती है कि सीधे साधे लोग ही धोखा देते हैं, ये बात तुमने साबित कर दी रवि। मेरे भाई को भी इसी तरह धोखा देकर मारा होगा ना शायद। बताओ रवि तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें रवि की कहानी पता चलती है। सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर रवि और शीर्षा एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। रवि इंडिया के लिए बैडमिंटन खेलना चाहता था और वो अपने कॉलेज में बैडमिंटन बहुत ही अच्छी तरीके से खेलता था, लेकिन यहाँ कॉलेज में उसका एक कॉम्पिटिटर लड़का था जिसका नाम था सत्या, जो कि रवि से बहुत ज्यादा नफरत करता था। अब यहाँ कॉलेज के दौरान रवि की शीर्षा से दोस्ती हो जाती है। इसी दौरान रवि ने शीर्षा को अपने हाथों से कॉफी बनाकर पिलाई थी। अब एक दिन कॉलेज के टीचर रवि को बताते हैं कि रवि तुम स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो गए हो, और ये बात सुनकर रवि बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों सत्या को जब ये बात पता चलती है तब वो आग बुगला हो जाता है कि वो क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ। अब उसके कुछ ही दिनों बाद एग्जाम होने वाले थे, तो सत्या रवि की जर्सी पहनकर रात को पेपर चुराने के लिए जाता है, लेकिन पेपर चुराते वक्त वॉचमैन अंधेरे में उन्हें देख लेता है। अब इसी हड़बड़ाहट में सत्या जानबूझकर रवि की जर्सी वहीं पर छोड़कर भाग जाता है, और उस जर्सी की वजह से रवि ने ये काम किया है ऐसा वॉचमैन को लगता है। इसलिए वो तुरंत ही प्रिंसिपल के पास जाकर कंप्लेंट कर देता है। अब उसके अगले दिन प्रिंसिपल रवि को अपने केबिन में बुलाते हैं और पेपर लीक करने के जुर्म में कॉलेज से निकाल देते हैं। उसे पुलिस स्टेशन भी भेज दिया जाता है, और यहाँ पर रवि चीख चीख कर बताने की कोशिश कर रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में आने के बाद इंस्पेक्टर से कहता है कि चलो अपने परिवार वालों को कॉल करके यहाँ पर बुला लो। तो थोड़ी ही देर में रवि के पिताजी वहाँ पर आ जाते हैं। अब ये इंस्पेक्टर बहुत ही लालची होता है। वो कहता है कि 2 लाख रुपए हमें दे दो और अपने बेटे को ले जाओ, वरना मैं तुम्हारे बेटे को कॉलेज के पेपर लीक करने के जुर्म में 10 साल के लिए अंदर कर दूंगा। अब ये बात सुनकर रवि के पिताजी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं कि वो 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। लेकिन दोस्तों वो अपनी खेती गिरवी रखकर जैसे तैसे करके 2 लाख रुपए इकट्ठा करके पुलिस को दे देते हैं और अपने बेटे रवि को छुड़ा लेते हैं। अब रवि को कॉलेज से निकाल दिया गया था, इसीलिए वो अपने गांव में आकर खेती करने लगता है। लेकिन दोस्तों एक दिन रवि के पिताजी ने जिस जमींदार के पास जमीन गिरवी रखी थी वो उस जमीन पर खेती करने लगता है, और जब रवि और उसके पिताजी इसके बारे में पूछने के लिए जाते हैं तो वो साहूकार कहता है कि तुम्हारे पिताजी ने 2 लाख रुपए में मुझे ये जमीन बेच दी है। इस तरह से वो झूठ बोलने लगता है, कहता है कि अब से इस जमीन पर मेरा हक है, चलो जाओ यहाँ से, वरना मैं फिर से पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। ऐसा कहकर वो साहूकार वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों रवि के पिताजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और हार्ट अटैक की वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये सब कुछ दुख देखकर रवि पूरी तरीके से टूट जाता है, वो बहुत ज्यादा निराशा में चला जाता है। अब ऐसे ही एक दिन नक्सलवादियों का उसे मैसेज मिलता है कि अगर अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो हमारे दल में शामिल हो जाओ, और दोस्तों तब से ही रवि नक्सलवादियों के ग्रुप में शामिल हो गया था। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर रवि कहता है कि जब कानून हमारी मदद नहीं करती तो खुद ही हमें कानून को हाथ में लेना पड़ता है, और वो यहाँ पर बाहर के देशों में जिन लोगों ने इस तरह से आंदोलन किया था उनका एग्जाम्पल देने लगता है। जिस पर शीर्षा उसे कहती है कि लेकिन रवि तुम लोगों को ये सब कुछ करने के बाद क्या हासिल हुआ? अभी तक तो गांव के लोगों की समस्या वैसे की वैसे ही है, गांव के लोगों को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, किसान अपनी खेती बाड़ी कर्ज इन्हीं सब में फंसते जा रहे हैं। तो बताओ तुम लोग किस तरह से इस प्रॉब्लम को हल कर रहे हो? और जिन बाहर के देशों के लोगों की तुम मुझे एग्जाम्पल बता रहे हो ना, तो क्या उन लोगों का पूरा इतिहास तुमने पढ़ा है? तुम्हें उनका पूरा इतिहास पढ़ा होता तब तुम्हें पता होता कि उन नक्सलवादियों की वजह से 1 से 2 करोड़ लोगों की जान चली गई, लेकिन फिर भी वो संगठन शांत नहीं बैठा। उसके बाद उस संगठन में काम करने वाले लोगों ने महिलाओं के साथ अत्याचार किए, उनके साथ बलात्कार किए, फिर सभी लोग उनसे डरने लगे और वो लोग खुद को ही राजा मानने लगे। तो जितना पहले होता था उससे भी ज्यादा जनता का शोषण होने लगा। रवि तुम मेरी बात मान लो, इस तरह से विरोध करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम सरकार की मदद से ही समाज में बदलाव ला सकते हैं। अधिकारी बन जाने के बाद ही हमारे हाथ में पावर आती है और हम समाज में नए कानून लागू करके लोगों की मदद कर सकते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर रवि को भी शीर्षा की बातें थोड़ी सही लगने लगती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था। वो शीर्षा को उन पेपर्स पर साइन करने के लिए कहता है। और दोस्तों शीर्षा भी रवि से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी और निराश होकर उन पेपर पर साइन कर देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं शीर्षा निराश होकर उस गाँव को भी छोड़कर चली जाती है। अब यहाँ इलेक्शन में कोई भी उम्मीदवार खड़ा न होने की वजह से इस इलेक्शन को कुछ दिन के लिए स्थगित किया जाता है, क्योंकि गांव के लोग किसी भी उम्मीदवार पर भरोसा नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शीर्षा के ताऊजी, जो कि एक मंत्री होते हैं, वो नक्सलवादियों का सफाया करने के लिए पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। इसलिए अब यहाँ पर एक नए एसआई, जिसका नाम होता है मलानी, उसे नियुक्त किया जाता है। और एसआई मलानी नक्सलवादियों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें जान से मारने लगता है। सभी नक्सलवादी डर के मारे छुपने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान वो बहुत सारे नक्सलवादियों को जान से ही मार देता है। अब रवि सिंघम के पास आकर बताता है कि सिंघम भाई, हमारे बहुत सारे लोग मारे गए हैं, अब उनके परिवार का, उनके बच्चों का क्या होगा। सिंघम कहता है कि हम उस एसआई मलानी को नहीं छोड़ेंगे, हम हमारे साथियों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। रवि, अब से तुम हमारे साथ ही रहो, तुम्हारा भी बाहर घूमना खतरनाक हो सकता है। यहाँ इस तरफ एसआई मलानी मीडिया के सामने इंटरव्यू देते हुए कहता है कि नक्सलवादियों ने हमारे ऊपर हमला किया, इसलिए हमें उन लोगों को मारना पड़ा। कुछ ही दिनों में श्रीराम नगर गाँव में सभी नक्सलवादी खत्म हो जाएंगे और उसके बाद हम जल्दी से उस सिंघम को भी पकड़ लेंगे। अब दोस्तों यही न्यूज शीर्षा देख लेती है, जो कि अपने एक फ्रेंड के घर पर रह रही होती है। शीर्षा यहाँ पर सोचने लगती है कि अगर पुलिस वालों ने सभी नक्सलवादियों को मार दिया तो उसमें रवि की भी जान चली जाएगी। इसलिए वो तुरंत ही श्रीराम नगर पहुँचती है। वो रवि के होटल में पहुँचती है, लेकिन वहाँ पर रवि मौजूद नहीं होता। इसलिए वो वहाँ पर एक आदमी को सबूत के तौर पर एक पार्सल देती है और रवि आने के बाद उसे देने के लिए कहती है। वहाँ से वो सीधा अपने ताऊ के पास चली जाती है और उनसे कहती है कि ताऊ जी, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको पुलिस से कहकर नक्सलवादियों को मारना बंद करना होगा। तो ताऊ जी भी इस बात के लिए मान जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर एसआई मलानी को बुलाया जाता है और ताऊ जी उससे कहते हैं कि इलेक्शन हो जाने तक तुम नक्सलवादियों को कुछ मत करना और अब से शीर्षा मैडम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर मलानी शीर्षा को उनके ऑफिस में ले जाने लगता है, लेकिन दोस्तों बीच रास्ते में ही शीर्षा की गाड़ी खराब हो जाती है। इसलिए वो इंस्पेक्टर मलानी की गाड़ी में बैठकर जाने लगती है। अब दोस्तों यहाँ उस रास्ते पर नक्सलवादियों ने बम को फिट करके रखा हुआ था, ताकि ये लोग उस इंस्पेक्टर मलानी को मारना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस गाड़ी के अंदर शीर्षा भी है। तभी रवि दूरबीन से देखता है, तब उसे पता चलता है कि शीर्षा भी उस गाड़ी के अंदर बैठी हुई है। तो वो तुरंत ही अपने लोगों को रोकने के लिए जाता है, लेकिन ये लोग बम को ब्लास्ट कर ही देते हैं और इस घटना में सभी पुलिस वाले और शीर्षा की मौत हो जाती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद रवि बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। शीर्षा को खोकर वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, गुमसुम रहने लगता है, खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। अब यहाँ दूसरी तरफ जब ये बात मंत्री को पता चलती है तो वो एक दूसरे एसआई सेबेस्टियन को नियुक्त करते हैं और सिंघम और बाकी के नक्सलवादियों को मार डालने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने शीर्षा और बाकी पुलिस वालों को मार दिया था। अब उसके बाद रवि अपने होटल के पास आता है, तभी वो आदमी उसे शीर्षा ने दिया हुआ पार्सल उसे देता है। अब उस पार्सल के अंदर एक टेप रिकॉर्ड होता है और उसे सुनने के बाद रवि के तो होश उड़ जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। रवि तुरंत ही जंगल के एक जगह पर जाकर देखता है, जहाँ पर सिंघम और एसआई सेबेस्टियन ये दोनों मिले हुए थे। मतलब कि दोस्तों सिंघम कोई अच्छा आदमी नहीं था, उसकी वजह से ही बाकी के लोगों की मौत हुई थी। अब उसके अगले दिन टीवी पर न्यूज आती है कि सिंघम ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है और यहाँ मंत्री जी और सेबेस्टियन इसी बात की खुशी मना रहे होते हैं। अब मंत्री के वहां से चले जाने के बाद रवि यहाँ पर सेबेस्टियन के गले पर वार करता है और उसे सिंघम का पता पूछने लगता है। सेबेस्टियन डर के मारे उसे पता बता देता है कि वो सुंदरम होटल में ठहरा हुआ है। इसलिए रवि तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है और सिंघम के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगता है। इसी दौरान सिंघम को शॉक लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब उसे अगले दिन हम देखते हैं रवि ने सिंघम को एक पेड़ से बांधा हुआ था और वो यहाँ पर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है। मैंने तुम्हें हमेशा ही अपना आदर्श माना, लेकिन तुम्हारी वजह से ही बहुत सारे लोगों की जान चली गई। पहले तो 1-2 साल तुमने अच्छा काम किया, लेकिन फिर सत्ता और पैसों के लालच में आकर तुमने लोगों का इस्तेमाल करना शुरू किया। और दोस्तों अब यहाँ पर हमें शीर्षा को क्या सबूत मिला था उसे दिखाया जाता है। दरअसल दोस्तों शीर्षा को एक बिल्डर के जरिए पता चला था कि एक बिल्डर पुल और रस्ते बांधने का सरकारी काम कर रहा था, लेकिन इस दौरान उस बिल्डर से ये नक्सलवादी लोग पैसे मांगने लगते हैं कि अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारा काम रोक देंगे, तुम्हें ये पुल और सड़क बांधने नहीं देंगे। अब ये बिल्डर शीर्षा को बताता है कि सरकार हमें जितने पैसे देती है उन पैसों का इस्तेमाल हम पुल और सड़क बनाने के लिए करते हैं, लेकिन इसी बीच में हमें बहुत सारे लोगों को भी रिश्वत देनी पड़ती है। और अब ये नए लोग आ गए हैं, नक्सलवादी लोग, ये लोग भी हमसे 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब दोस्तों शीर्षा अपने एक पुलिस ऑफिसर फ्रेंड की मदद लेती है और इन नक्सलवादी लोगों और सिंघम का सच पता करने के लिए कहती है। तो उसका पुलिस दोस्त अपनी टीम के साथ जंगल में जाकर चंदन नाम के एक नक्सलवादी आदमी को पकड़ लेता है
और चंदन को बहुत ज्यादा मारने पीटने के बाद वो बताता है कि जी हाँ, इन सब के पीछे सिंघम का ही हाथ है। पहले तो वो लोगों की भलाई के लिए काम करता था, लेकिन अब पैसे लूटने का काम ज्यादा करता है। और दोस्तों, इसी चंदन की गवाही शीर्षा ने अपने रिकॉर्डिंग डिवाइस में रिकॉर्ड कर ली थी। अब यहाँ पर प्रेजेंट में रवि एक हथियार से सिंघम के ऊपर वार करता है और उसे जान से मार डालता है, क्योंकि सिंघम की वजह से ही बहुत सारे बेगुनाह लोगों की मौत हो गई थी। मतलब कि सिंघम के ऊपर विश्वास करके जो लोग उसके दल में शामिल हुए थे वो लोग शीर्षा, पुलिस वाले और तो और दोस्तों ईश्वर रेड्डी और नरसिम्हा भाई की भी जान सिंघम की वजह से ही गई थी। सिंघम ने उन दोनों को मारा था। इस तरह से अब यहाँ पर रवि सिंघम का अंत कर देता है। अब कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद रवि कलेक्टर ऑफिसर बन जाता है और लोगों की भलाई के लिए काम करने लगता है। वो हमेशा शीर्षा को याद करते रहता, क्योंकि रवि को सही दिशा दिखाने वाली शीर्षा ही थी। और इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।